स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं जीवोम और बायोम के बारे में। और जीवोम और बायोम के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसकी कुछ विशेषताएं देखी और जीवोम के आज हम प्रकार देखेंगे। जीवोम या बायोम को समझा हमने, विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को देखा, यानी कि जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति रहती है, जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है, उस क्षेत्र विशेष को क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को बायोम के नाम से जाना जाता है। हमने कल की क्लास में इन सभी को देख लिया था। आज की क्लास में हम जीवोम के कुछ प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से मुख्य जीवोम विश्व के स्थल खंडों पर पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवोम के प्रकारों को। देखिए, जीवोम वैसे तो जीव जंतु इस पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। चाहे आप बर्फीले क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे आप चले जाइए समुद्र की अथाह गहराई में, जीव जंतु और वनस्पति आपको लगभग सभी जगह पर मिल जाएगी। लेकिन उनकी जातिगत विशेषताएं कुछ होती है, उनकी क्षेत्रीय विशेषताएं कुछ होती है जो दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती। जैसे आप अंटार्कटिका की बात करेंगे तो वहाँ पे भी वनस्पति हल्की फुल्की मात्रा में उगती है, लेकिन वैसी वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। वहाँ के जानवर कुछ अलग प्रकार के होते हैं जो सर्दी को सहन कर सकते हैं, उनको गर्मी में लेकर आए तो मर जाएंगे, लेकिन वहाँ के जानवर मरुस्थलीय क्षेत्रों के जानवर से बिल्कुल अलग है। तो इस विभिन्नता के कारण ही जीवोम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार के कुछ जीवोमों की बात करेंगे जो विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं अपना। तो सबसे पहला जो जीवोम का प्रकार है वो है टुंड्रा जीवोम। आप सभी परिचित होंगे टुंड्रा से। देखिए, टुंड्रा कहते हैं ऐसे क्षेत्र को जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्थल पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई रहती है, ऐसे क्षेत्रों को टुंड्रा कहते हैं। वहाँ की वनस्पति जो होती है वो कोणधारी वन वहाँ पर होते हैं, यानी कि पहली बात तो वहाँ पे वन ही नहीं होते। दूसरी बात, अगर वन उग भी जाएंगे, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हो जाएंगे अगर, तो वो कोणधारी वन होंगे। वैसे टुंड्रा क्षेत्रों में जो वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, अक्सर क्या है, टुंड्रा क्षेत्रों में सर्दी पड़ती है। साल भर में केवल और केवल 2 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें सूरज की कुछ रोशनी उन क्षेत्रों में जाती है। कहते हैं ना कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, वही वाली सिचुएशन होती है। 6 महीने का दिन से तात्पर्य यह है कि 6 महीने तक वहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। और 6 महीने के दिन से मतलब यह है कि वहाँ पर सूर्य 6 महीने तक ही दिखाई देता है। और 6 महीने की रात से तात्पर्य यह है कि वहाँ 6 महीने तक कोई किसी प्रकार का सूरज की किरणें नहीं दिखाई देती। तो ऐसे क्षेत्र यानी कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है ये टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा बायोम पाया जाता है। अब टुंड्रा बायोम में हम लिखना क्या है? यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में लिखना है, यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में लिखना है, खत्म बात। इतनी सी बात लिखनी है अपन को। कहाँ पाया जाता है ये भी लिख देंगे, और यहाँ की कुछ विशेषताएं, जैसे सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, और आती है तो कौन कौन सी फसलें उगती है? फसलें तो उगती ही नहीं, पहली बात तो जमीन ही नहीं है। यहाँ पे काई जम जाती है। काई जानते हैं ना, जो पानी अगर कई दिनों तक इकट्ठा रह जाता है तो उसके ऊपर नील हरित शैवाल, हरे हरे कुछ वनस्पति उग जाती है उस पर। हालांकि उस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर उगती है, और कुछ पत्ते भी खिल जाते हैं। तो ये लाइकेन वगैरह इसको कहते हैं, वो वाली वनस्पति यहाँ पर टुंड्रा बायोम में मुख्यतः देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टुंड्रा बायोम में, यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी रहती है।
बर्फ जमी रहती है। वर्ष में 2 महीने ही सूर्य की किरणें यहाँ पहुँच पाती है। ठीक है, यहाँ की जो जीव जंतु हैं, यहाँ जीव जंतुओं में प्रमुख जीव बारहसिंगा, केरिबो, और रेंडियर, ध्रुवीय भालू, मछलियों में सील मछली, व्हेल मछली, वालरस मछली। प्रमुख है। हालांकि छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, जैसे खरगोश, ये भी पाया जाता है यहाँ पर। वर्ष के कुछ महीनों में ही, कुछ ही महीनों में काई लाइकेन, शैवाल जैसी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये टुंड्रा बायोम में लिखने वाली प्रमुख बातें हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रकार का बायोम हम देखेंगे, वन बायोम। ये तो है टुंड्रा बायोम, जो ऊपरी, और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का बायोम उच्च अक्षांश, ध्रुवों के समीप पाया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर लिखने वाली चीजें हैं कुछ, इनको हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद दूसरे प्रकार का बायोम देखेंगे हम, कौन सा है वो, वन बायोम। इसको मिटा देते हैं हम। लिख लिया होगा ना आपने, चलिए। इसके बाद देखेंगे वन बायोम। वन बायोम में क्या है, देखिए, दूसरे प्रकार का बायोम। वन बायोम को भी देखिए 2-3 प्रकारों में बांटा गया है। एक वन तो है विषुवतरेखीय वन, एक मध्य अक्षांशी वन है, एक कोणधारी वन है। यानी कि कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, इस प्रकार से वनों को भी बांटा गया है। ठीक है, जलवायु के आधार पर, उनके कटिबंधों के आधार पर वनों को भी बांटा गया है। देखिए, हम बात कर लेते हैं अगर वनों की, तो अगर हम बात करें विषुवतरेखीय वनपेटी की, तो वहाँ पर हमको घना आच्छादित वन मिलेंगे, बहुत सारे वन मिलेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर
न जाने कितने प्रकार की वनस्पतियाँ होती है और हजारों किस्म के आपको वहाँ पे जानवर मिल जाएंगे। एक ही जानवर के मुख्तलिफ आपको अनवार मिल जाएंगे वहाँ पर, जो देखने लायक चीज़ होती है। आपने अफ्रीका के जंगल का नाम सुना होगा, आपने अमेरिका के जंगल के नाम सुने होंगे जिसको अमेजन के जंगल बोलते हैं दक्षिण अमेरिका में। उन जंगलों की फेमस है, वहाँ के जो जानवर है उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। और जानवरों में काफ़ी सारी वेराइटीज़ पाई जाती है, हज़ारों प्रकार के आपको बंदर मिल जाएंगे और सैकड़ों प्रकार के आपको पक्षी मिल जाएंगे। पक्षी में भी मुख्तलिफ़ प्रजातियाँ उनकी मिल जाएगी, अलग 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 अलग। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है इस बायोम में। जो कौन सा बायोम है ये विषुवत-रेखीय वन बायोम है। इसके अलावा हम शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम की बात करते हैं तो उसमें आपको दूसरे प्रकार के वन मिलेंगे, जिनमें कुछ पतझड़ी वन होंगे। पतझड़ी वन जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। विषुवत-रेखीय वन बायोम में आपको सदाबहार वन मिलेंगे, जिनके पत्ते झड़ते ही नहीं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। बेलें पाई जाती हैं कई प्रकार की। शीत कटिबंध यानी कि कोणधारी वनों में हम देखेंगे तो कोणधारी वन इस तरीके से पाए जाएंगे, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में, ऊपर से बिल्कुल नुकीले होते हैं, ऐसी वनस्पति वहाँ पर पाई जाएगी। तो ये सारी विविधताएं आपको वन बायोमों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वन बायोम में विषुवत-रेखीय वन बायोम। विषुवत-रेखीय वन बायोम। अब विषुवत-रेखीय वन बायोम जो है, विषुवत-रेखीय वन बायोम के अंतर्गत इस बायोम में विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों को शामिल किया जाता है। इस वन बायोम में सदाहरित या सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस बायोम के अंतर्गत सघन आच्छादित वनस्पति एवं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहां हिंसक जीव जंतु की कई प्रजातियां पाई जाती है। हिंसक जीव जंतु की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो विषुवत-रेखीय वन बायोम में
इस बायोम में विषुवत रेखा के दोनों ओर के 10 डिग्री अक्षांशों को शामिल किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों को इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है और सदा हरित वनस्पति यहाँ पर आपको पाई जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है आपको विश्व की हिंसक प्रजाति की जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। अगर इसका विश्व में वितरण देखा जाए कि विश्व में इस प्रकार का बायोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। आपने नक्शा देखा होगा दक्षिणी अमेरिका का कुछ इस तरीके से, ये दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में ये वाला क्षेत्र यानी कि अमेजन के जंगल वाला क्षेत्र। अफ्रीका आपने देखा है, अफ्रीका का नक्शा आपने देखा होगा, तो अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र यानी कि मध्य अफ्रीका, कांगो बेसिन जिसको बोलते हैं। और आपने देखा होगा इधर इंडोनेशिया या एशिया के प्रायद्वीप वाले जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया है, और ये एशिया के प्रायद्वीप वाले जो क्षेत्र है जिसको मलाया प्रायद्वीप कहते हैं, यानी कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और यहाँ पर जो ब्रुनेई वगैरह देश आते हैं, इन देशों में इस प्रकार के बायोम्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो विश्व वितरण भी इसका हमने देख लिया है, यानी कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अमेजन के जंगल, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जंगल आपने नाम सुना होगा, जिसमें कांगो बेसिन मुख्यतः है, नाइजीरिया वाला क्षेत्र है। एशिया की हम बात करें तो एशिया का जो प्रायद्वीप है पूर्वी क्षेत्र में, और इसके अलावा इंडोनेशिया वगैरह जो द्वीप समूह है, उन द्वीप समूह में वन बायोम इस तरीके का ये क्या है पाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला बायोम, दूसरे प्रकार का वन बायोम के अंतर्गत ही, जिसको मध्य अक्षांशीय बायोम के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशीय बायोम ये कहाँ पाया जाएगा, देखें वो तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री तक था, और इसकी स्थिति जो है वो पाई जाएगी आपको दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में आपको मिलेगी 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही मिलेंगे आपको, और इनमें आपको जो देश मिलेंगे उन देशों में आपको नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत यूएसए मिलेगा आपको, और यूरोप के बहुत सारे देश मिलेंगे, लगभग सभी। एशिया में आपको मिलेगा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत वगैरह, ये सारे देश। मध्य एशिया का क्षेत्र मिलेगा आपको, चीन मिलेगा आपको इसमें, पूर्वी चीन, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में मध्य अक्षांशीय बायोम वाली जो विविध विशेषता है वो पाई जाती है। इनकी विशेषता क्या है कि ये विश्व के लगभग पूरे अगर बात की जाए तो इस प्रकार का बायोम विश्व के लगभग 7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और अगर यहाँ पर बात करें फर, स्प्रूस और यूकेलिप्टस, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जीव जंतु तो आप सब परिचित है, कौन कौन से पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में गाय, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा, इन सभी को पाला जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, दूध और मांस और चमड़ा, ये इनका उद्देश्य होता है। इन देशों के अलावा इसमें दक्षिणी गोलार्ध के भी कुछ देश शामिल है,
जिसमें साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, और इसके अलावा न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका मध्य अक्षांशीय वायु। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, दोनों गोलार्धों के 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाया जाएगा आपको। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, यूरोप, एशिया, मध्य एशिया में चीन, पूर्वी यूरोप, पूर्वी चीन, ये वाले क्षेत्र है। फर स्प्रूस, यूकेलिप्टस ये वनस्पति है। इसके अलावा कुछ जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं जो मुख्यतः उनको पाला जाता है। ठीक है, इसको भी आप लिखिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला कौन सा बायोम है उसके बारे में। हो गए? चलिए, इसके बाद अगला प्रकार का बायोम हम देखते हैं, वो कौन सा है। उसको कहते हैं कोणधारी वन बायोम। अब कौन सा बायोम है? कोणधारी वन बायोम। कोणधारी वन बायोम में देखिए, यहाँ जो पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के आर पार, एशिया के दोनों सिरों पर। ये वाला क्षेत्र शामिल है। यानी कि इसके ऊपर अगर नॉर्थ अमेरिका हम बना देंगे इस तरीके से, ये नॉर्थ अमेरिका हम बना दें, इसके ऊपर ये यूरोप हम बना दें और इधर एशिया ये बना दें, तो इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। ये कोणधारी वन वाला क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है और ये लगभग उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, उच्च अक्षांशों में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है गुरुजी? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर नरम लकड़ी, मुलायम लकड़ी के वन पाए जाते हैं यहाँ पर। कैसे? मुलायम लकड़ी के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो जहाँ विश्व में मुलायम लकड़ी पाई जाती है, यानी कि ऐसी लकड़ी जो आसानी से मुड़ जाए। अभी हमारे यहाँ की लकड़ी तो क्या होती है, थोड़ा सा मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। वहाँ की लकड़ियाँ कैसी होती है, उसको कितना ही मोड़ लो टूटेगी। नरम लकड़ियाँ होती हैं, मुलायम लकड़ी होती है उस तरीके की। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का आप कोई सा भी व्यायाम करा लीजिए, उनका शरीर लचीला होता है, हड्डी नरम होती है, आसानी से वो मुड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम वयस्क हो जाते हैं, हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है, वो आसानी से मुड़ नहीं पाती। तो वही बात है, तो मुलायम लकड़ियाँ वहाँ की होती है। तो मुलायम लकड़ियों से अक्सर क्या बनाया जाता है, कागज़ की लुगदियाँ। जितनी अच्छी और मुलायम लकड़ी होगी उतना बेहतर कागज़ आपको मिलेगा। तो कागज़ के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान जो कनाडा का आता है, तो कनाडा वाला क्षेत्र देख लीजिए, ये रही है। इस तरीके से विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती है, वहाँ पर कागज़ उद्योग भी अक्सर पाया जाता है। तो ये क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जानवरों में कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे, देखिए भालू पाए जाएंगे, सूअर यहाँ पर पाला जाता है। इसके अलावा नीलगाय वगैरह ये जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दुधारू पशु भी आपको कुछ मात्रा में देखने को मिलेंगे कोणधारी वन बायोम में। ठीक है, कोणधारी वन बायोम में जो वन होते हैं, वन कोणधारी होते हैं। ठीक है, कोणधारी बोले तो त्रिभुजाकार, ऐसे वन आपको देखने को मिलेंगे कोणधारी वन बायोम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कोणधारी वन बायोम के अंतर्गत। ज़्यादा चीज़ें इसके अंतर्गत
नहीं है। मैंने आपको इसकी स्थिति बतला दी है, सारी चीज़ मैंने आपको बतला दी है। तो यहाँ पर हमारा ये वन बायोम भी समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हमने दो प्रकार के बायोम तो पढ़ लिए, एक तो टुंड्रा बायोम और एक वन बायोम। अब घास के मैदान बायोम है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान भी बायोम है और इन बायोम के बारे में भी हम देख लेते हैं। मैं केवल अब शॉर्टकट में लिखा रहा हूं आपको। तीसरा, घास के मैदान बायोम। अब आप लिख लेना है इसमें कौन कौन से जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे। घास के मैदान बायोम के अंतर्गत पहला है, दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दो प्रकार के घास के मैदान हैं। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका यानी कि कनाडा और यूएसए में। उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। यहाँ है दक्षिणी अमेरिका में पंपास और दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं। हंगरी में पुस्ताज के नाम से जानते हैं इनको और यूरेशिया में, यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में स्टेपीज के नाम से जानते हैं। तो ये घास के मैदान बायोम है जहाँ पर घास पाई जाती है, लंबी लंबी और छोटी छोटी घासें। हालांकि ये ज़्यादा लंबी घास वाले क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी घास आपको उष्णकटिबंधीय मैदानों में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। ये भी घास के मैदान बायोम है, यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इनके नाम याद रखना आप। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्ताज, यूरेशिया में इनको क्या कहते हैं, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय में आपको दो प्रकार के तो यही मिल जाएंगे आपको। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में इसको कहते हैं लानोज और इसके अलावा ब्राज़ील में इनको कहते हैं, यानी कि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में इसको कहते हैं, इधर पंपास कहा था, इधर इसको कहेंगे कंपास या कंपोज, कुछ भी कह दीजिए आप। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। इसके अलावा अफ्रीका में इनको सवाना कहते हैं। ठीक है, और अमेजन बेसिन में इनको सेल्वास वन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये वन है, घास के मैदान नहीं है। तो ये कुछ है जो जाने जाते हैं घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इनको भी हम याद रखेंगे। तो घास के मैदान बायोम में भी हमको अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये घास के मैदान कहाँ कहाँ विस्तृत है मैंने आपको बता दिया। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राज़ील भी दक्षिणी अमेरिका में है, अफ्रीका तो आप जानते हैं ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा मरुस्थलीय बायोम भी होता है। घास के मैदान बायोम के अलावा मरुस्थलीय बायोम भी होता है। मरुस्थलीय बायोम, वहाँ की कुछ विशेषताएं अलग होती है। वहाँ झाड़ियाँ पाई जाती है, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कम पानी की आवश्यकता महसूस करते हैं। मरुस्थलीय बायोम में दो प्रकार के होते हैं। देखिए, मरुस्थल आपने अब तक एक ही प्रकार का पढ़ा होगा। एक तो होता है उष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब सीधा सीधा होता है ऐसी भूमि जिसमें
कुछ भी नहीं हो, कुछ भी पैदा नहीं हो, यानी कि वो भूमि मरी हुई हो। मरी हुई भूमि को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत विश्व में आपको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी पेटी पाई जाएगी आपको। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोनोरन मरुस्थल। ये मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में मिल जाएगा ये आपको, यानी कि यूएसए में मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आप चलेंगे तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल अफ्रीका में मिल जाएगा आपको। कालाहारी मरुस्थल आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आगे चलेंगे तो अरब का महान रेगिस्तान मिल जाएगा आपको। और अरब के बाद आप इराक का मरुस्थल मिल जाएगा, इराक ईरान का मरुस्थल दस्ते लूत जिसको कहते हैं। फिर आगे चलेंगे आप थार का मरुस्थल आपको मिल जाएगा। ये सारे मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जो गर्म मरुस्थल है। इनमें क्या है, वर्षा की कमी होती है और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। पेड़ पौधों में इस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी खाल मोटी होती है, उनके शरीर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो पाती है। शीत मरुस्थल की अगर बात करते हैं हम, तो शीत मरुस्थलों में एक तो उत्तरी ध्रुव के पास मिलेंगे आपको और एक दक्षिणी ध्रुव के पास मिलेंगे आपको। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास मिलने का मतलब ये है कि आपको गोबी का मरुस्थल मिलेगा, एक जो मंगोलिया में है। मंगोलिया कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में शीत मरुस्थल है। साइबेरिया का जो साइबेरियाई क्षेत्र बोलते हैं, ये भी एक शीत मरुस्थल है। ग्रीनलैंड एक शीत मरुस्थल है। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल आपने सुना होगा, अटाकामा ये यहाँ पर है चिली में। ये सारे मरुस्थल शीत मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। इन मरुस्थलों में भी आपको दूसरे प्रकार का बायोम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वनस्पति नहीं मिलेगी, यहाँ आपको जीव जंतुओं में पेंगुइन जैसे जीव जंतु आपको मिलेंगे जो रेंग कर चलते हैं। तो ये बायोम का चैप्टर था। इसके अलावा एक प्रकार का बायोम और होता है जो समुद्री बायोम होता है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की उसमें बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो बायोम वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है कि मरुस्थल जलीय क्षेत्रों के बायोम में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। इसमें लवणता पाई जाती है, इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, ये मछलियाँ पाई जाती हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ उसमें पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत देखते हैं। आपको अगर कहीं से मिलता है तो आप इसके बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे काफ़ी सारे परीक्षा में इनको करने के लिए, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। बहुत आसान तरीके से मैंने आधे घंटे के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो बायोम के बारे में, प्रकार के बारे में इसके था। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।